ठीक है, तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई मशीन हमारे पास चल रही है, EC2 इंस्टेंस चल रही है विंडोज की, उसमें हम एक एक्स्ट्रा वॉल्यूम कैसे अटैच कर सकते हैं, कैसे डिटैच कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रोजेक्ट है और बहुत ही सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। बस आप 15 मिनट का अटेंशन दीजिए, चीजें हो जाएगी। सबसे पहले मैं लॉग इन हो जा रहा हूँ अपने अकाउंट में। हमने अकाउंट में लॉगिन कर लिया। ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चीजें दिखाता है, अकाउंट के बारे में डिस्प्ले होती है। हम EC2 पे चलते हैं। हम EC2 पे जैसे जाएंगे, सबसे पहले ये जो दिखाएगा ये नॉर्थ वर्जीनिया रीजन ही है इसका। ठीक है, नॉर्थ वर्जीनिया के अगर हम इस रिसोर्सेज पे देखें, EC2 डैशबोर्ड पे देखें, तो अभी हमारे पास रनिंग इंस्टेंसेस अभी आने वाली है, 0 है और इंस्टेंस भी नहीं है, कोई इंस्टेंस नहीं है। आप यहाँ से किसी भी जगह से क्लिक करके इंस्टेंस के ऊपर जा सकते हैं। मैं सबसे पहले, हमारा प्रैक्टिकल है इंस्टेंस लॉन्च किया हुआ है उसमें अटैच करना, तो पहले तो एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेना है। हम यहाँ पे जा रहे हैं नोमेनक्लेचर में, मैं लिख देता हूँ डेमो Win1, मतलब विंडो का 1 सर्वर है, हमने लिया है। माइक्रोसॉफ्ट विंडो ही सॉरी हाँ माइक्रोसॉफ्ट विंडो लेते हैं, सिलेक्ट करते हैं। इंस्टेंट टाइप में कोई प्रॉब्लम है नहीं। कीप ईयर लॉगिन आप लोग को पहले से पता है, तो मैं पुराना कीप ईयर कोई भी जो हमारे पास है वो मैं लेने वाला हूँ। मैं एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ कि मेरे डाउनलोड्स में, हमारे डाउनलोड्स में पड़ा हुआ है माई डेमो 23 पड़ा हुआ है, क्रिएट इंस्टेंस पड़ा हुआ है। लेट अस चेक मेरे पास इसमें क्या क्या है। डेवऑप्स लैब है, लिनक्स 2, नेटवर्क कीप ईयर, देखते हैं कुछ है बनता है या नहीं बात। ओके, डॉक्यूमेंट्स में एक बार चेक करते हैं, डेस्कटॉप पे एक बार चेक करते हैं। VPC डेमो कीप ईयर हैदराबाद, इसमें है क्या? ये सिर्फ मैं ये मिला रहा हूँ कि पुराना वाला अगर मेरे पास कुछ है तो हमारा काम हो जाए, और नहीं अगर नहीं है कोई बात नहीं, एक नया की पेयर क्रिएट कर लेते हैं। नया की क्रिएट करूंगा, मैं लिख देता हूँ 5 PM नोएडा, मैंने नेम दे दिया। पेम ले लेते हैं, क्रिएट की पेयर। हो सकता है उसमें वो नहीं आ रहा होगा, तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं, डेस्कटॉप पे नहीं, मैं इसको डाउनलोड्स में जाके सेव कर देता हूँ। नेटवर्क सेटिंग में मैं चेंज करना चाहता हूँ प्रेफरेंसेस, मैं चाहता हूँ कि ये 1B में लॉन्च हो जाए। 1B में लॉन्च होगा, ऑटो SNIP इनेबल है। सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग ले लो ऐसा जिसमें कि हमारा RDP ओपन हो, क्योंकि हम विंडो की मशीन बना रहे हैं और हमें RDP को कनेक्ट करना है। ठीक है, आई होप कि सिक्योरिटी ग्रुप 1 में SG1 में RDP इनेबल होगा। अगर अभी मान लो मैंने SG1 सेलेक्ट किया और ना मिला, बाद में देखने में पता चला कि RDP इनेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम उस टाइम मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इसी बहाने हमें ये भी पता चल जाएगा कि मॉडिफिकेशन कैसे करते हैं। 30 GB ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टोरेज होते हैं, हम स्टोरेज की थियोरी में इसको देखते हैं, अभी इसके बारे में बात नहीं करेंगे। और ये नॉर्मल से हम इंस्टेंस को लॉन्च कर देते हैं। लॉन्च इंस्टेंस होगा, हम डिटेल्स पे तो नॉर्मली चेक कर सकते हैं। लॉन्च लॉग्स, डिफरेंट डिफरेंट लॉग्स इंस्टेंस पे चल, जैसे ही जब तक ये 2x2 चेक पास नहीं होती है तब तक हम इसको रिमोट पे कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वी विल वेट फॉर दैट। मीनवाइल मैं एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, और नोटपैड पे हम उसका किसी भी मशीन को सेलेक्ट करने के लिए 3 चीज चाहिए, यूजर नेम, उसके बाद होस्ट नेम या IP एड्रेस, मतलब यूजर नेम एक चाहिए, उसका एड्रेस में यूजर होस्ट नेम या IP एड्रेस चाहिए, और तीसरा उसका पासवर्ड चाहिए होता है। तो मैं होस्ट नेम तो हमें मिल ही गया होगा, यूजर नेम मिल गया होगा। जब मैं सेलेक्ट करता हूँ, या तो हम पब्लिक IPv4 से कर सकते हैं या पब्लिक IPv4 DNS से कर सकते हैं। हमने अभी तक IPv4 से देखा है, अब हम DNS लेके चलेंगे, सिर्फ हम अपने चेंज के लिए ले रहे हैं कि हाँ भाई ये भी कर पाएंगे। और एडमिनिस्ट्रेटर होगा इसका पासवर्ड, सॉरी यूजर नेम, क्योंकि ऑलरेडी हम ये बात जानते हैं कि विंडो का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। जब ये मशीन अब 2x2 चेक पास होने के लिए वेट करते हैं, इनिशियलाइज हो रही है, तो तक थोड़ा वेट करेंगे।
परफेक्ट। तो हम लोगों ने अभी तक देखा, ये हम समझ रहे थे और ये मशीन चल रही है। अब ये मशीन 2x2 चेक पास हो गई है, राइट। सबसे पहले इसको सेलेक्ट करते हैं, कनेक्ट पे जाते हैं, RDP क्लाइंट का ऑप्शन आएगा, हमें गेट पासवर्ड करना है और हमने जो 5pm_ नोएडा ये वाली जो की पेयर है इसको इंसर्ट करो और इसको डिक्रिप्ट करते हैं। और डिक्रिप्ट होने के बाद हमें एक बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा क्यूट सा पासवर्ड मिलता है जो बहुत ही आसान है याद करने के लिए। ये हमने डाल दिया, कंट्रोल भी हो गए। अब हमारे पास 3 चीज आ चुके हैं। सबसे पहले हम इसको रिमोट पे लेता हूँ, उसके लिए विंडो R या रन प्रॉम्प्ट ओपन करना है, MSTSC ओपन करना है। जब MSTSC ओपन हो जाएगा तो इसमें आप ये वाला पब्लिक DNS पहले इस्तेमाल करोगे। तो हम पब्लिक DNS देंगे, कंट्रोल-C और कंट्रोल-V। पब्लिक DNS चाहें तो यहाँ पे भी स्पेसिफाई करके यूजर नेम लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज में भी कर सकते हैं। मैं यही लिख देता हूँ एडमिनिस्ट्रेटर। आप लोग कभी कभी ध्यान देखिएगा, ट्रबल शूटिंग में ये बाय डिफॉल्ट किसी और का यूजर नेम उठाता है, तो उसमें आपको हटाना होगा। अगर कोई कंपनी का लैपटॉप यूज कर रहा है जो वर्क स्टेशन में किसी डोमेन में जुड़ी हुई है, तो ये मैं आपकी जानकारी के लिए दे दे रहा हूँ। अगर फ्यूचर में कभी काम आए तो मुझे याद करके थैंक यू बोल दीजिएगा। कंट्रोल-V हमने कर दिया, यानी कि यूजर नेम हमारा ऐसा आ रहा है तो परफेक्ट है, ओके कर दिया। और जैसे कि ओके कहेंगे ये वाली मशीन कनेक्ट है। ये हमसे पूछ रहा है क्या आप भरोसा करते हैं, आइडेंटिटी मेड कैन नॉट बी वेरीफाई, आप इसको पहचानते हैं, सर्टिफिकेट ट्रस्टेड है या नहीं है। हाँ मैं जानता हूँ इसको, अपना ही आदमी है, अपना ही सर्वर है, आने दो इसे रिमोट पे। हम रिमोट पे ले रहे हैं। रिमोट पे आने के बाद ये थोड़ा सा समय दीजिए, ये पूरी तरह से रिमोट पे आएगा। जब ये रिमोट पे आ जाएगा फिर हम इसके आगे का टास्क एग्जीक्यूट करेंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ठीक है, ये पूछ रहा है कि जो ये नेटवर्क इस लैप सर्वर में लगा हुआ है उस पर आप चाहते हो कि अलाउ करना, दिस पीसी को डिस्कवरेबल करना चाहते हो, मतलब अगर इस नेटवर्क में कोई और भी पीसी है तो क्या मिले। जनरली यस रखते हैं अगर आपका लोकल एनवायरनमेंट चलता है तो, वरना नो कर दो। नो कर दिया हमने। ये वाला हमारा सर्वर आप यहाँ पे देख पाएंगे, होस्ट नेम आ रहा है, इंस्टेंस की आईडी, प्राइवेट आईपी एड्रेस, पब्लिक आईपी एड्रेस, इंस्टेंस का कौन सा साइज है, T2 माइक्रो फैमिली, और आर्किटेक्चर और नेटवर्क मेमोरी स्टेटस आ रहा है। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा रिफ्रेश करें और नेटवर्क एक्सप्लोरर खोल दे, अगर ये ओपन कर लें तो यहाँ हम देख पाएंगे जिस पीसी में कि 30 GB का ही हमारा लगा हुआ है वो। तो क्या है, अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ है एक सिनारियो, यहाँ से शुरू होता है। एक मशीन है, मशीन एक सर्वर है, विंडो का सर्वर है, मशीन चल रही है, बहुत दिनों से चल रही है। एक रिक्वायरमेंट आई कि भाई इसमें एक और वॉल्यूम अटैच करना है। कंपनी का रिक्वायरमेंट अलग अलग वॉल्यूम का साइज हो सकता है, हम 1 GB का लेंगे ताकि हमारा फ्री टीयर का जो लिमिट है वो ब्रीज नहीं होना चाहिए, और हम उस पर करेंगे। तो हमारा यहाँ काम अभी सर्वर पे नहीं है, मिनिमाइज कर दो, इसको भी मिनिमाइज कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है सर, इंस्टेंसेस वाले सेक्शन में या EC2 वाले सेक्शन में आ जाइए। यहाँ एक चल रहा है। अब देखो हम सबसे पहले चलेंगे वॉल्यूम के ऊपर। जब हम वॉल्यूम के ऊपर जाते हैं तो यहाँ हमारा एक वॉल्यूम चल रहा होगा 30 GB का, यानी कि 30 GB का। अब क्यों चल रहा है, ये रूट वॉल्यूम है। रूट वॉल्यूम का मतलब होता है ऐसा वॉल्यूम, ऐसा स्टोरेज जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपोनेंट हो। ये बात मैंने पहले भी बताई है, बट ठीक है। इसका मतलब क्या, अगर मैंने इसको डिलीट कर दिया या इस वॉल्यूम को छेड़छाड़ कर दिया ना, तो हमारा जो सर्वर है वो अप ही नहीं होगा, स्टार्ट ही नहीं होगा, एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। लोकल मशीन में सेम टू सेम आपका फिजिकल मशीन में C ड्राइव का रोल होता है। C ड्राइव अगर आप डिलीट कर दोगे तो फिर आप लैपटॉप ऑन करते मर जाओ, वो ऑन होने वाला नहीं है। तो यहाँ हम कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे गए, यहाँ सबसे पहले ध्यान से देखिए, क्रिएट वॉल्यूम करेंगे। जनरल पर्पस अलग अलग टाइप का होता है, ये हम थ्योरी में है, देखते हैं। हम यहाँ पे सिंपली 1 GB कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि बस फ्री टीयर का हमारा ब्रिज नहीं होना चाहिए। IOPS क्या होता है, थ्रूपुट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। अब प्रॉब्लम ये है, हमें अवेलेबिलिटी जोन सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मशीन चल रहा है आपका जिस अवेलेबिलिटी जोन में, वॉल्यूम भी आपको उसी अवेलेबिलिटी जोन में लेना पड़ेगा। सिंपल एग्जांपल, घर लिया है अगर नोएडा में और सोफा खरीदोगे हैदराबाद में, तो सोफा घर के अंदर नहीं रख पाओगे। तो चीज सेम टू सेम, जहां घर है वहीं सोफा खरीदना है। तो हमारा जो मशीन है वो चल रहा है 1B में, हमारा 1B में चल रहा है। अगर मुझे वेरिफिकेशन करना हो, मैंने राइट क्लिक ओपन किया, यहाँ पे गए और यहाँ पे एक बार चेक कर ले रहे हैं, वेरीफाई करेंगे। EC2 पे जाते हैं और EC2 पे जाने के बाद इंस्टेंसेस पे जाएंगे। और जब हम इंस्टेंसेस पे जाएंगे तो बस एक बार हम वेरीफाई कर लेंगे कि हाँ नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हमारा मशीन चल रहा है 1B पर, US ईस्ट 1B। तो ओके है, हम US ईस्ट 1B को सेलेक्ट करते हैं और 1 GB का वॉल्यूम अटैच कर लेते हैं। मतलब ये हम क्या कर रहे हैं ना, AWS को बोल रहे हैं कि भाई हमें 1 GB का वॉल्यूम मेरे अकाउंट में दे दो तुम अपने पास से, और हम इसको
क्रिएट कर लेते हैं। वॉल्यूम क्रिएट हो गया, मैं इसका नाम दे देता हूं या इसका मैं नेम प्रोवाइड कर देता हूं, डेटा VOL वॉल्यूम। ठीक है, हमने नाम दे दिया। अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ अभी क्रिएटिंग में है, छोटा है। अब मैं रिफ्रेश करूंगा, ये क्रिएटेड हो जाएगा। क्रिएट के बाद अवेलेबल होगा, बड़ा साइज होगा तो थोड़ा टाइम लगता है। अवेलेबल है। अब इसका मतलब ध्यान से सुनिए, ये मतलब वही बात है कि हमने बाजार गए, बाजार से पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीद के लाए, दुकान वाले से ले लिए, लेकिन अभी हम अपने सर्वर में, अपने मशीन में अटैच नहीं किए हैं, लेकिन इसका चार्ज चल रहा है। बिल्कुल AWS से चार्ज लेगा, ऑल्दो अभी आपके पास अवेलेबल है। अवेलेबल का मतलब है कि हम दुकान से खरीद के ले लिए हैं, हमारे पास है, बस हमने सर्वर में अटैच नहीं किया है हमारे पास, लेकिन अवेलेबल है और इसका चार्ज रेडी है। तो अटैच कैसे करना है, इस यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, एक्शन में जाएंगे और अटैच वॉल्यूम करेंगे। और ये आपका सारा इंस्टेंस जो 1B में चल रहा होगा ना, यहाँ डिस्प्ले हो जाएगा। आप यहाँ रिफ्रेश करो और इसको मिनिमाइज करो, ड्रॉप डाउन करो, तो यहाँ हमने एक विंडो बनाया था demo_win1 के नाम से, तो वो आ गया है। और डिवाइस का नोमेनक्लेचर XBD से शुरू होगा, क्योंकि ये ओपन सोर्स का इस्तेमाल करता है। लाइनक्स में भी XBD से ही जनरली शुरू होता है, और यहाँ भी वो ओपन सोर्स के ही नोमेनक्लेचर का यूज कर रहे हैं। हम F से लेके P तक में चेंज कर सकते हैं, लेकिन XBD कंफर्म होना चाहिए। और इस तरह से क्रिएट कर दो। यहाँ पर वॉल्यूम अटैच हुआ है, और अगर आप इसको अब यहाँ देखेंगे तो मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ देखने की कोशिश करता हूँ, तो आप देखेंगे इन यूज है, मतलब ये इस्तेमाल में आ चुका है। हमारा AWS के अकाउंट से काम खत्म हो गया। ठीक है, हमारा AWS के अकाउंट से काम खत्म हो गया। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। अब हमें क्या करना है, जाना है सर्वर पे। हम अपने सर्वर पे आ गए, और अगर हम सर्वर पे देखें दिस PC में, तो ऑब्वियसली नहीं आया है। लेकिन अब यहाँ से अलग अलग तरीका हो सकता है ढूंढने का। मैं जो तरीका यूज करता हूँ, ये विंडो जो लोगो है इस पे राइट क्लिक करता हूँ, डिस्क मैनेजमेंट में जाता हूँ, और राइट क्लिक करके डिस्क मैनेजमेंट में अगर आप देख पाएंगे, तब यहाँ पर 30 GB का तो है ही, यहाँ 1 GB का भी दिखा रहा है। लेकिन अभी ये क्या है, अननोन कंडीशन में है, ऑफलाइन कंडीशन में है, और ये अनअलोकेटेड है। यहाँ वाले पे, इस वाले पोर्शन में राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने का सबसे पहले इसको ऑनलाइन लाना है, ऑफलाइन से ऑनलाइन ले आए, और उसके बाद में इसको फिर से राइट क्लिक करके इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज दिक्कत का मतलब होता है कि लॉजिकल जो डिस्क मैनेजर है उसमें इनिशियलाइज करो। अलग अलग टाइप के पार्टीशन होते हैं, MBR पार्टीशन, GPT पार्टीशन। हम कोई पार्टीशन सेलेक्ट कर रहे हैं, तो हम अभी MBR पार्टीशन सेलेक्ट कर रहे हैं। आप लोग एक बार MBR GPT पार्टीशन टाइप क्या होता है एक बार गूगल करके पढ़ लीजिएगा। ये हमारा ओके हो गया। अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करने जा रहे हैं, देखो किसी भी हार्ड डिस्क को अटैच करने के लिए किसी भी के साथ 3 स्टेप इंपॉर्टेंट है। पहला, मैंने नॉर्मल केसेस में क्या क्या, पहला दूसरा तो नहीं बोलना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए कि देखो वर्ड का पार्टीशन बनेगा, फॉर्मेटिंग होगी, और उसके बाद किसी जगह पर माउंट किया जाएगा। फिर से पार्टीशन कर सकते हैं, मतलब पूरा का पूरा लेना है, उसमें छोटा छोटा पार्टीशन बनाना है। दूसरा, उसको किसी फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट करते हैं, क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आप यूज करना चाहते हैं उसके फाइल सिस्टम में उसको कंपैटिबिलिटी के साथ फॉर्मेटिंग करना पड़ता है। उसके बाद हम उसको किसी जगह पे माउंट करते हैं। अभी मैं दिखाता हूं, हमने यहाँ पार्टीशन किया। अब फिर से न्यू सिंपल वॉल्यूम में जाएंगे। ये सिंपल वॉल्यूम बनाने का विजार्ड आ रहा है, नेक्स्ट करोगे, ये देखो ये पार्टीशन है, कि मतलब आप चाहो तो इसका पार्टीशन 1021 है टोटल, इसको घटा बढ़ा सकते हैं, 2-3 बना सकते हैं। अब 1021 MB है, तो क्या हम 2 बनाए, एक ही बना लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। अब ये असाइन करने के लिए कह रहा है, तो हम D ड्राइव पर इसे असाइन कर रहे हैं। हम D ड्राइव से इसको चेंज भी कर सकते हैं, सिंपल जैसा CD वॉल्यूम करते हैं। और जब आप देखोगे, जब हम आपको लोग को लाइनेक्स में पार्टीशन माउंटिंग करना सिखाएंगे, तो वहां दिखाएंगे कि हम टेबल एक पार्टीशन का लोकेशन बनाएंगे, एक डायरेक्टरी बनाएंगे, उस डायरेक्टरी के साथ उसको अटैच करेंगे, माउंट करेंगे। और जब आप नेक्स्ट करोगे तो ये कह रहा है कि फाइल सिस्टम कौन सा लेना है। NTFS फाइल सिस्टम विंडो सपोर्ट करता है, लेकिन लाइनेक्स नहीं। लेकिन FAT के साथ, FAT32 के साथ और REFS के साथ आप कर सकते हो। तो हम अभी NTFS फाइल सिस्टम के साथ लेकर के नेक्स्ट करेंगे, और ये समरी दिखा रहा है। और जब आप जैसे ही फिनिश करोगे तो ये फॉर्मेटिंग हो गया, और ये ओके है, और ओके रीड मतलब यूज करने के लिए तैयार है। आप देखोगे कि NTFS फाइल सिस्टम के साथ फॉर्मेट किया गया है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से तैयार है, और इसमें डबल क्लिक करके हम कुछ भी डेटा सेव कर सकते हैं। यहां तक उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। बस यहाँ मेरा एक छोटा सा सवाल है, 1024 MB था, यानी कि मैं फिर से एक बार दिखाता हूं, मैं एक बार डिस्क मैनेजमेंट पे चलता हूं, ध्यान से सुनिएगा, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। 1023 MB था, 1023 MB था, और पार्टी फॉर्मेटिंग करने के बाद, असाइनिंग करने के बाद 1021 MB हो गया, यानी कि 2 MB भाई साहब खा गए, यानी कि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गया। जबकि हमने नया
नया हार्ड डिस्क है, नया है, हमने इस पे कोई डेटा नहीं रखा है, लेकिन फिर भी 2 MB कहाँ गया, आप लोग मुझे बताएंगे कि ये 2 MB कहाँ चला गया। बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आप गूगल सर्च करिएगा और खोजिएगा, पढ़ेंगे तो ज्यादा जानकारी निकालेंगे, और ज्यादा जानकारी होगी तो ज्यादा मजा आएगा। फिर से सवाल दोहराता हूँ, 1023 MB मिला था, हमने सिर्फ उसको पार्टीशन किया, फॉर्मेट किया, तो 2 MB कहीं ना कहीं यूज हो गया है। वो कहाँ यूज हुआ है ये आप हमको बताना है, ठीक है? आप लोग हमें जरूर बताएंगे। गूगल करिए, थोड़ा पढ़िए, और ना आए तो मुझसे पूछिए, मैं तो बिल्कुल ही बताऊंगा। हम कर चुके हैं, याद रखना है। अब इसको क्रॉस क्रॉस ये छोड़ दीजिए, इसको मिनिमाइज करिए, और एक बात ध्यान रखना है, यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले अपने इंस्टेंसेस में वापस चलेंगे। फ्री टीयर का है बात, हमने अपना एक्सपेरिमेंट पूरा कर लिया है। अब मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और इंस्टेंट स्टेट में जाके टर्मिनेट करता हूँ, टर्मिनेट करूंगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, जब हम टर्मिनेट करते हैं ना, पहला शटिंग डाउन स्टेट में जाता है और शटिंग डाउन स्टेट के बाद टर्मिनेट होता है। ये आपका लाइफ साइकिल रूल है, मतलब एक इसी टू इंस्टेंस चलता हुआ रनिंग इंस्टेंस को जब हम टर्मिनेट करते हैं तो क्या होता है, तो फर्स्ट स्टेप शटिंग डाउन, सेकंड स्टेप टर्मिनेटेड। मैं आपको यहाँ बताना क्या चाहता था वो देखिए, ये जैसे ही शटिंग डाउन स्टेट में है, ये रिमोट कनेक्शन के बारे में बता रहा है कि वो टर्मिनेट हो गया, कोई बात नहीं। देखिए वापस अगर आप वॉल्यूम पे आओगे ना और रिफ्रेश करोगे, तो अभी यहाँ पर 2 वॉल्यूम दिख रही है, रूट वाला भी, डेटा वाला भी। वंस जब ये एक बार टर्मिनेट हो जाएगा तो आपका वहां डेटा वॉल्यूम चला जाएगा, ये वाला सॉरी रूट वॉल्यूम चला जाएगा, क्योंकि हमने इसको बना रखा था कि भाई मशीन के साथ ही आओ, और जब मशीन टर्मिनेट कर दे तो डाटा रूट वॉल्यूम को टर्मिनेट कर दो। लेकिन हमने डेटा वॉल्यूम जो 1 GB है बाद में लिया है और बाद में अटैच किया है, इसलिए इसको अलग से जाके डिलीट करना पड़ेगा। अगर आप देखना चाहें तो मैं दिखा देता हूँ, वेट करिए। जैसे ही टर्मिनेटेड हुआ, यहाँ आए, रिफ्रेश किए, वो गया, लेकिन ये नहीं जाएगा, ये अवेलेबल मोड में रहेगा, और आपके अकाउंट में है, इसका मतलब पैसा लग रहा है। तो क्या करना है, सिलेक्ट एक्शन डिलीट डिलीट। आई होप कि अभी तक आप लोग ये बात समझे होंगे, और आपका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपका इंस्टेंसेस है और ये जो टर्मिनेटर दिखा रहा है 2-3 घंटे तक दिखाता रहेगा, फिर इसका ये भी हट जाएगा। टर्मिनेटर दिखा दिया मतलब आपका चार्ज लगना बंद हो चुका, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैप्पी लर्निंग, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।